हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसमें अब हमारा अध्ययन आधुनिक काल की नई काव्य धारा के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें आज हम छायावाद को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा था कि छायावाद के अतिरिक्त और कौन सी धाराएं छायावाद में चल रही थीं, उनके विषय में हमने जाना था। तो आइए देखते हैं। संवत 1970 तक किस प्रकार खड़ी बोली के पद्यों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई और श्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए। ये कहा जा चुका है कि खड़ी बोली के पद्य, जब खड़ी बोली का प्रयोग पद्यों में हुआ और पद्यों में ढलकर उसकी मजने की अवस्था पार हुई, अर्थात वो परिष्कृत अवस्था को पहुंच चुकी थी, और मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कवियों ने खड़ी बोली काव्य को और अधिक प्रौढ़, कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने का कार्य किया, ऐसा पहले कहा जा चुका है। उनके कुछ रहस्य भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है कि किस प्रकार ये कवि कार्यक्षेत्र का प्रसार करना चाहते थे। जो खड़ी बोली में पद थे उनके विषयों में विस्तार करना चाहते थे, खड़ी बोली के काव्य का विस्तार करना चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक जो अनुभव उन्होंने किया था उसका चित्रण करते हुए वे चल रहे थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। अर्थात ऐसा आचार्य शुक्ल पहले वर्णित कर चुके हैं। ये स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई, और ये इस प्रकार की नूतन पद्धति जो इनके द्वारा चलाई गई थी वो अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की धूम हुई, जो कैसी कविताएं थी, रहस्यात्मक थी। और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े, और इन्हीं की देखा देखी कई और कवि भी रहस्यवाद, प्रतीकवाद और चित्र भाषावाद को लेकर चल पड़े। चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। जब चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही लक्ष्य टिक गया, जब इन्हीं दोनों को लक्ष्य बना लिया गया, तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया, और इसी बंधे हुए क्षेत्र के भीतर जो काव्य चला उसी को छायावाद कहा गया, जिसमें चित्र भाषा शैली, अभिव्यंजना पद्धति हो और उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम को व्यक्त किया गया हो, उसी प्रकार की कविता को छायावादी कविता के नाम से जाना गया। रहस्य भावना और अभिव्यंजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से सहानुभूति तक कल्पित होने लगी। रहस्य भावना और अभिव्यंजना पद्धति इस धारा में प्रधान हो गई थी, और काव्य को कल्पना की सृष्टि, काव्य क्या है, काव्य केवल कल्पना की सृष्टि ही कहा जाने लगा, और ऐसा कहा जाने पर उससे सहानुभूति तक कल्पित होने लगी कि जो सहानुभूति प्रदर्शित की जाती थी, व्यक्त की जाती थी, वो भी कल्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार की रमणीय वस्तुओं की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भी होने लगी। जिस प्रकार रमणीय वस्तुओं की कल्पना होती है, उसी प्रकार से जो मन के भाव हैं, उनकी अनुभूतियों की भी कल्पना होने लगी। जो भाव की अनुभूति है वो भी काल्पनिक होने लगी। काव्य की प्रकृत पद्धति तो यह है कि वस्तु योजना चाहे लोकोत्तर हो, पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात स्वाभाविक। काव्य की प्रकृत पद्धति अर्थात उसका प्राकृतिक जो पद्धति है, जो तरीका है, स्वाभाविक पद्धति क्या है काव्य की, कि उसकी वस्तु योजना चाहे लोक की हो या लोक से इतर हो, पर उसमें जो भाव हैं उनका स्वरूप सच्चा होना चाहिए। कहानी जो काव्य की है, जो योजना है, वो भले ही काल्पनिक हो, परंतु उसके अंदर जो भाव दिए गए हैं वे सच्चे होने चाहिए, अर्थात स्वाभाविक वासनाजन्य हो। अर्थात जो भाव हैं उनकी अनुभूति जो है वो सच्ची होनी चाहिए। भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृदय से उसका संबंध
क्या रहेगा। अगर भावों की जो अनुभूति है वो भी अगर काल्पनिक हो जाएगी तो उसका हृदय से संबंध ही कैसा रह जाएगा। किसी भी काव्य में जब भाव सच्चे होते हैं तभी वह काव्य अपने उच्चतम रूप को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसका हृदय से जुड़ाव हो पाता है और वह लोगों के हृदय में भी अपना घर बना पाता है, क्योंकि उसके भाव सच्चे होते हैं और भाव साम्य करके लोग उसका आनंद उठा पाते हैं। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं हुआ करती तो सच्चाई, सिंसियरिटी कहाँ रहेगी। भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी नहीं होती, जो सच्ची अनुभूति नहीं है वो काल्पनिक ही होगी, और काल्पनिक अनुभूति सच्ची अनुभूति की तरह तो नहीं हो सकती। तो भावानुभूति यदि ऐसी होगी जैसी वो होती नहीं है, अर्थात नेचुरल नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी, तो उसमें सिंसियरिटी नहीं होगी। यदि कोई मृत्यु को जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाष रंजित करे, अपने मर मिटने के अधिकार पर गर्व की व्यंजना करे, तो कथन के वैचित्र से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर ऐसा अभिलाष या गर्व की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता न होगी। यदि मृत्यु का दृश्य हो या मृत्यु की बात हो कथानक में, कहानी में, और उसको जीवन की पूर्णता कहकर उसका प्रबल अभिलाष व्यंजित किया जाए और अपने मर मिटने का जो अधिकार है उस पर गर्व किया जाए, तो ये कथन अपनी विचित्रता से तो हमारा मनोरंजन अवश्य करेगा, परंतु ऐसा अभिलाष या गर्व की कहीं सत्ता, इस प्रकार की मरने की अभिलाषा या मरने के अधिकार पर जो गर्व है, इस प्रकार की इसकी कहीं सत्ता होगी, ऐसा मानने को हमारा हृदय तैयार नहीं होगा, न कि इसकी कोई आवश्यकता ही होगी। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का अर्थ दिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने छायावाद को दो अर्थों में समझा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती हैं, जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। अब यहाँ पर इन्होंने एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद को लिया है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, उसकी वस्तु योजना से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर और अत्यंत चित्रमयी भाषा में अपने प्रेम की व्यंजना करता है, उसको अनेक प्रकार से चित्रमयी भाषा में व्यक्त करता है, अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना प्रेम। जो रहस्यवाद के अंतर्गत रचनाएं आती हैं वो उसी प्रकार की रचनाएं हैं जैसे पुराने संतों या साधकों की वाणी के अनुकरण पर होती थी, जो तुरीयावस्था या समाधि की अवस्था में पहुंचकर नाना रूपों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती थी। जो साधक होता था उसकी जो वाणी होती थी वो अनेक प्रकार की कल्पना से, अनेक प्रकार का रूपकों द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती थी। उसी प्रकार से इन छायावादी कवियों की वाणी भी है, जो प्रेम की चित्रमयी भाषा में, जिनकी भाषा चित्रमयी है और उसमें वो अपने आलंबन के प्रति प्रेम की कई प्रकार से व्यंजना करता है। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया, फैंटस्माटा कहते थे। इस रूपात्मक छाया को यूरोप में क्या कहा जाता है, फैंटस्माटा। इसी से बंगाल में ब्रह्मा समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे, और इसी फैंटस्माटा या छाया के अनुकरण पर जो ब्रह्मा समाज के बीच आध्यात्मिक गीत या भजन बने हैं वे छायावाद कहलाने लगे, उनको छायावाद कहा जाने लगा। धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया, और धीरे धीरे ये छायावाद शब्द वहाँ के धार्मिक क्षेत्र से उठकर साहित्य के क्षेत्र में आया, और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र से भी प्रकट हुआ। और जब रविंद्र बाबू की धूम मची, जब उन्होंने रहस्यवादी कविताएं लिखी, तब उनके अनुकरण पर ये हिंदी साहित्य में भी प्रकट हो गया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में छायावाद का आगमन हुआ। ये रचनाएं छायावादी किस प्रकार की रचनाओं के अनुकरण पर होती थी, जो साधक अपनी साधना अवस्था में या ईश्वर से जब एकाकार होते हैं तो कई रूपकों में अपने ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते हैं। उसी आधार पर ये छायावादी कवियों ने भी अपने अज्ञात प्रीतम के प्रति
अनेक प्रकार के रूपकों का प्रयोग करके, चित्रमय भाषा का प्रयोग करके प्रेम को व्यक्त किया है। जिस प्रकार साधक आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करता है, अपनी वाणी कहता है, उसी प्रकार। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का दूसरा अर्थ आचार्य शुक्ल ने काव्य शैली या जो पद्धति है काव्य रचना की, उसके विशेष संदर्भ में लिया है। सन 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद सिंबॉलिस्ट कहलाया। फ्रांस में सन 1885 में एक रहस्यवादी कवियों का दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद कहलाया, सिंबॉलिस्ट कहलाए। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। वे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर उन्होंने अप्रस्तुत को वैल्यू दी, अप्रस्तुत को उन्होंने स्वीकार किया। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा और उन्हीं की जो शैली थी उसको लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही। आध्यात्मिक और ईश्वरीय प्रेम संबंधी कविताओं में तो रही ही, इसके अतिरिक्त वहाँ सब प्रकार की कविताओं के लिए भी प्रतीक शैली अपनाई गई। हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी में जो छायावाद ग्रहण किया गया, वो इस शैली के विशेष के भी संदर्भ में ग्रहण किया गया। इसी शैली के अनुकरण पर ही यहाँ छायावाद ग्रहण किया गया। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का सामान्यतः अर्थ आचार्य शुक्ल ने क्या लिया है कि प्रस्तुत जो है उसके स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली प्रस्तुत के स्थान पर प्रस्तुत की व्यंजना करने वाली उसकी छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, यही छायावाद का सामान्यतः अर्थ लिया जा सकता है। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। अब इसी शैली के भीतर किसी भी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत को रखकर किसी भी प्रकार की व्यंजना करना छायावाद के अंतर्गत ही आता है। इसी को प्रतीकवाद या सिंबोलिज्म भी कहा गया। छायावाद को आचार्य शुक्ल ने दो रूपों में देखा है, एक तो रहस्यवाद के रूप में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। अब आचार्य शुक्ल ने रहस्यवादी जो कवि छायावाद में हुए हैं उनके अंतर्गत मूल रूप से महादेवी वर्मा जी को ही रखा है। छायावाद का पहला अर्थात रहस्यवाद के रूप में छायावाद को लेकर चलने वाली, रहस्यवाद का अर्थ लेकर चलने वाली जो कवित्री हैं वो हिंदी काव्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अब यहाँ पर इन्होंने विभाग किया है कि दो अर्थों में जो रहस्यवाद अर्थ है उसको लेकर रचना करने वाली केवल महादेवी वर्मा जी ही हैं, और जो इन्होंने पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में छायावाद को लिया है इसको लेकर चलने वाले हैं पंत प्रसाद निराला, और जो भी कवि छायावाद में हुए हैं वो इसी पद्धति विशेष या शैली विशेष में कविता करने के कारण ही छायावादी कवि कहलाए, जिसको प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली भी कहा है। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्त व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी बहुत सभी ने की हैं। रहस्यवादी रचनाएं तो सभी कवियों ने लगभग थोड़ी बहुत की हैं, पर उनकी शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, अतृप्त व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। उनकी जो रचनाएं हैं वो इन सब में अधिकतर नियुक्त रही हैं, उसमें रहस्यवाद उतना उभर कर नहीं आया है। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में मिलती रही। इनके मधुमय जो गाने रहे, जो काव्य रचनाएं रही हैं जिसमें इन सब शब्दों की
प्रधानता रही है, इस विषय की प्रधानता रही है, उसमें जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी मिली है। इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्र भाषा शैली वे वैलक्षण्य के साथ प्रदर्शन करते रहे और इसी सीमित क्षेत्र के भीतर ही चित्र भाषा शैली से वैलक्षण्य के साथ प्रदर्शन करते रहे। चित्र भाषा शैली का उन्होंने विलक्षण प्रदर्शन किया। जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका है, वैलक्षण्य लाने के लिए अंग्रेजी की लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों के त्यों रखे जाते रहे। अब लाक्षणिक पदावली या लाक्षणिक चमत्कार प्रस्तुत करने के लिए कवियों ने अंग्रेजी की जो लाक्षणिक पदावलियां हैं उनका अनुवाद भी ज्यों का त्यों रख दिया है ताकि काव्य में लाक्षणिकता आ सके। जिनकी प्रवृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी, वे वंग भाषा के कवियों के ढंग पर श्रुति रंजक या नादानुकृत पदावली गुंफित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए, और जिन्होंने लाक्षणिक वैचित्र्य अपने काव्य में नहीं रखा है, वे वंग भाषा के कवियों की जो पदावली थी उसी के आधार पर श्रुति रंजक या नादानुकृत जो स्वर युक्त पदावली थी, जो नाद के अनुकरण पर, जो स्वर के अनुकरण पर जो पदावली रची जा रही थी, जो पद लिखे जा रहे थे स्वर युक्त, उनको गुंफित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए। उसी प्रकार की रचना करने में वे भी तत्पर दिखाई दिए। चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी। चित्र भाषा शैली एक ऐसी शैली है या कह लीजिए प्रतीक पद्धति है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है कि अंतर्गत जिस प्रकार के वाचक पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने के लिए अप्रस्तुत चित्रों का विधान भी आता है। जिस प्रकार जो वाचक पद होते हैं उनके स्थान पर लक्षणा का प्रयोग किया जाता है, लक्षक पदों को रखा जाता है, उसी प्रकार प्रस्तुत के स्थान पर उसको व्यक्त करने वाले अप्रस्तुतों का सहारा लिया जाता है, अप्रस्तुत का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुत के स्थान पर। अतः अन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ, और इसी प्रकार अन्योक्ति द्वारा बात को कहना, अन्योक्ति का सहारा लेना भी छायावाद का एक विशेष प्रकार का लक्षण है। ये पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ये पहले कहा जा चुका है कि छायावाद का चलन या छायावाद का आगमन द्विवेदी काल में जो रूखी इतिवृत्तात्मकता की शैली चल रही थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में छायावाद का जन्म हुआ। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन केवल लक्षण और अन्योक्ति के प्राचुर्य के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार के रूप में भी हुआ। और जो ये प्रतिक्रिया हुई थी द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में, तो इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए लक्षण और अन्योक्ति का प्रयोग ही बहुतायत में नहीं हुआ, कहीं कहीं उपमा उत्प्रेक्षा को भी प्रयुक्त किया गया। उपमा और उत्प्रेक्षा का भी काव्य में प्रयोग हुआ लक्षण और अन्योक्ति के अतिरिक्त। इनमें से उपादान और लक्षण लक्षणाओं को छोड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। इसमें उपादान और लक्षण लक्षणा, इन दोनों उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणाओं को छोड़कर सब बातें किसी न किसी प्रकार साध्य भावना के आधार पर ही खड़ी होने वाली हैं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकृत रचनाएं बहुत पहले भी होती थीं। साम्य को लेकर अनेक प्रकार की अलंकारपूर्ण रचनाएं पहले भी होती थी तथा रीतिकाल के और उसके पीछे भी होती रहीं, और रीतिकाल के बाद तक इस प्रकार की रचनाएं होती रहीं। अतः छायावाद की रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का निरूपण आवश्यक है, इसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ। छायावाद की रचनाओं के भीतर, जो छायावाद की रचनाएं हैं उनके भीतर साम्य ग्रहण करने की जो प्रणाली है उसका निरूपण आवश्यक है, क्योंकि जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ था, तो उस प्रणाली का निरूपण करना आवश्यक है। और छायावाद की जो रचनाएं हैं उनमें साम्य ग्रहण करने की जो प्रणाली है वो पाई जाती है। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। साम्य हमारे यहाँ 3 प्रकार का माना गया है, अर्थात यहाँ पर साम्य के 3 प्रकार हमारे यहाँ बतलाए गए हैं। सादृश्य, रूप या आकार का साम्य। अब सादृश्य साम्य किसे कहते हैं? जो रूप या आकार में साम्य होता है। साधर्म्य साम्य वो है जो गुण या क्रिया का साम्य दिखलाता है। और केवल शब्द साम्य, दो भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम। और शब्द साम्य जैसा कि आप जानते हैं, दो भिन्न वस्तुओं का
गुणधर्म अलग होते हुए भी एक नाम होना वो केवल शब्द साम्य कहलाता है। इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है, और इनमें से जो अंतिम है अर्थात शब्द साम्य, ये श्लेष अलंकार का प्रयोग करने वालों के ही काम का है, अर्थात श्लेष अलंकार में ही शब्द साम्य की क्रीड़ा दिखाई जाती है, शब्दों की क्रीड़ा दिखाई जाती है जिनमें साम्य होता है, अर्थात ये श्लेष की क्रीड़ा दिखाने वालों के ही काम का है। रहे सादृश्य और साधर्म्य, विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। अगर विचार किया जाए तो इन दोनों में प्रभाव साम्य भी छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों की ओर जाती है, और जो सिद्ध कवि हैं वो इसी प्रकार के अप्रस्तुतों का प्रयोग करते हैं, जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की भावना जगाते हैं। जिस प्रकार का साम्य सादृश्य और साधर्म्य में है, उसी प्रकार का उसमें प्रभाव साम्य छिपा हुआ है। इन दोनों के प्रभाव में समानता होगी तो इसमें प्रभाव साम्य छिपा हुआ है। सिद्ध कवि ऐसे अप्रस्तुतों का प्रयोग करते हैं जो प्रस्तुतों के समान ही सौंदर्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचंडता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि भावनाओं को जगाते हैं। उसी प्रकार की भावनाएं अप्रस्तुत भी जगाते हैं जिस प्रकार की प्रस्तुत। काव्य में बंधे चले आते हुए उपमान अधिकतर इसी के हैं, और जो काव्य में उपमान बंधे बंधाए उपमान चले आते हैं वो अधिकतर इसी प्रकार के हैं। केवल रूप, रंग या आकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप जोखकर भावना पर उनका प्रभाव परखे बिना वे नहीं रखे जाते थे। केवल रूप, रंग या आकार व्यापार को देखकर, ऊपर से देखकर, नाप जोख कर बिना उनका प्रभाव परखे वो अप्रस्तुत नहीं रखे जाते थे। पीछे कवि कर्म के जो उपमान हैं उनका प्रयोग बिना नाप जोख किए और जो भावना है उसमें साम्य देखे बिना या उसका जो प्रभाव है उसको देखे बिना उपमानों का प्रयोग नहीं किया जाता था। पीछे कवि कर्म के बहुत कुछ श्रम साध्य या अभ्यास गम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी, पीछे बाद में काव्य या कवि कर्म धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसमें श्रम साध्य या अभ्यास गम्य, उसका अभ्यास होने के कारण जब धीरे धीरे काव्य का अभ्यास होने लगा और उसमें जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप जोख के अनुसार भी रखे जाने लगे। तब कुछ उपमान ऐसे भी रखे जाने लगे जिनमें साम्य केवल बाहरी आकार या नाप जोख का ही था, उनमें भावनाओं का साम्य नहीं था। कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिए सिंहनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी, और कट की सूक्ष्मता दिखाने के लिए अर्थात जो कमर होती है उसको सूक्ष्म दिखाने के लिए सिंहनी और भीड़ सामने लाई जाने लगी। इस प्रकार के भी उपमानों का प्रयोग बाद में होने लगा। श्रम साध्य हो गई जब कविता और धीरे धीरे अभ्यास में आ गई तो फिर परंपरागत जो उपमान थे उनको छोड़कर इस प्रकार के उपमानों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो स्वस्थ रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें।